हेलो फ्रेंड्स, तो ये अमृत बैच की क्लास नंबर 8 है। अभी तक क्लास नंबर 7 तक नहीं देखे हैं तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में देख लेना है। और ये इसका वो पार्ट नंबर यानी कि टॉपिक्स नंबर 2 है बिलियन, और इससे ये पार्ट नंबर क्या है 2 है। अभी पार्ट 1 नहीं देखे तो उसमें आप लोग को बिलियन क्या है पूरे उसके बेसिक बताए हैं, विलेयता क्या है, इनके बारे में पूरा आप लोग को हम कवर करा चुके हैं। आज के टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे कि मोल प्रभाज क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, विलेयता क्या है, और हेनरी का नियम। जो हेनरी का नियम है बाबू आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे आप लोगों को इस वीडियो में आप लोग को पार्ट 2 में आप लोग को दिखा मतलब कि पूरा आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मोल प्रभाज क्या है, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज क्या है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम की मोल अंश क्या है। मोल अंश क्या है या मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शंस क्या है। तो इसको समझने से पहले, ये पूरे फंक्शंस को समझने से पहले एक यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हम बताते हैं कि मान के चलिए कि मोल प्रभाज, जिसको मोल अंश भी कहा जाता है, तो इसको हम लोग हिस्सा बोलते हैं या अंश बोलते हैं। यानी कि मोल प्रभाज के नाम से बात करते हैं तो हिस्सा या अंश बोलते हैं। अब मान के चलिए कि इसको हम लोग को समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि मान लीजिए कि हमको क्या काम करना है कि दो दोस्त आपस में, यानी हम, यानी कि ये निरंजन सर और ये शिवम, यानी हम लोग के पास क्या करना है, मोबाइल खरीदना है। यानी कि दोनों दोस्त है और दोनों दोस्त को क्या करना है, मोबाइल खरीदना है। और मोबाइल का कीमत कितना है, 900 रुपया है। कितना है बाबू, 900 रुपया। इस पर समझिएगा, उसके बाद मोल प्रभाज, ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल समझिएगा, उसके बाद मोल प्रभाज आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसके पास मतलब कि मोबाइल का कीमत कितना है, 900। और कौन मोबाइल है, नोकिया वाला मोबाइल है, पहले जो 2000 में जो चलता था मोबाइल, 2002-3 के करीब में, तो ये नोकिया वाला क्या है 2004-5 के करीब में चल रहा था, ये वाला नोकिया वाला मोबाइल है। और प्राइस कितना है, 900 रुपया। और मेरे पास देखिए, मेरे पास कितना है, तो मेरे पास 300 रुपीज है। यानी कि मैं थोड़ा अभी मतलब कि पैसा हमारे पास क्या है, कम है। लेकिन मेरे जो दोस्त है शिवम, इसके पास कितना है, 600 रुपीज है, यानी 600 रुपीज, 600 पैसा है, 600 रुपया, और हमारे पास 300 है। तो अगर हम लोग की बात करते हैं तो ए यानी कि हमारा हिस्सा की बात करेंगे, यानी ए जो है निरंजन की हिस्सा यानी हमारा, तो हमारा 300 है तो 300 लिख देंगे, और 300 प्लस 600 यहाँ पर टोटल हम लोग जोड़ देंगे, यानी 300 डिवाइड बाई 300 प्लस 600 जोड़ देंगे। अब आता है कि बी शिवम का हिस्सा, और मोबाइल दोनों हम लोग 50-50 चलाएंगे। ऐसा दिक्कत नहीं है कि मोबाइल मतलब कि 50-50 मतलब कि 24 आवर्स में 12 घंटा हम तो 12 घंटा ये, यानी 24 आवर्स मोबाइल हम लोग चलाएंगे। और पैसा हम कितने दिए, 300, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत कम था। और इसके मेरे दोस्त के पास 600 यानी 600 रुपया था। तो अब बी शिवम का हिस्सा लेंगे तो 600 लिख देंगे, और डिवाइड बाई 300 प्लस 6, दोनों दोस्त है तो नीचे का हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको कंसेप्ट हमको समझाने से बाबू मतलब ये हुआ कि मोल प्रभाज, समझिएगा कि मोल प्रभाज की बात करते हैं तो विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। अब यहां पर आप लोग समझिएगा कि पहले विलय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है, इनके बारे में पार्ट 1 आप लोगों को करा दिए हैं। और ये अमृत बैच ऐसी बाबू क्लासेज है कि अगर ये 8 क्लास है टोटल, आप लोग 40 क्लासेज देख लेंगे, और ये 10 डेज का क्रैश कोर्स है, देख लेंगे तो आप लोग को 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर समझिएगा, और ये पार्ट 1 देखिएगा तो विलय समझिएगा। अब देखिए, विलय के मोल एन से सूचित किया जाता है, स्मॉल एन से, विलायक को मोल कैपिटल एन से, और बिलियन को यानी बिलियन, इसको टोटल क्या करते हैं, बिलियन जोड़ देते हैं दोनों को, तो एन प्लस एन यानी कैपिटल एन और स्मॉल एन यहाँ पर हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिभाषा की। तो पहले परिभाषा समझने से पहले यहाँ पर ये समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा, उसके बाद परिभाषा आप लोग को हम समझा देंगे। अब आइए बिलियन का, देखिए बिलियन का मोल प्रभाज, अगर बिलियन का मोल प्रभाज अगर पूछेगा, अगर कोई भी बिलियन है उसका मोल प्रभाज पूछेगा, तो आप लोग को पहले ही बताए कि अगर कोई भी बिलियन, मान के चलिए कि विलय का मोल प्रभाज यहाँ पर दिया है, विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज क्या है, एन है कि नहीं है, तो यहाँ पर एन लिख देंगे, और डिवाइड एन और प्लस में एन, यानी कि दोनों को हम लोग क्या जोड़ दिए आपस में। आप लोग को पहले ही बताए थे कि अगर मान के चलिए कि ये शिवम का, ये मेरा है निरंजन सर का हिस्सा, और ये शिवम का, तो 3 और प्लस 6 है। तो मान के चलिए कि ए निरंजन सर का हिस्सा निकाल रहे तो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 600, और बी शिवम का हिस्सा निकाल रहे तो 600 और डिवाइड बाई 3 प्लस 600। तो उसी तरह विलय का मोल प्रभाज यानी प्रभाज जो हिस्सा अंश निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो एन हो गया, और ये दोनों को जोड़ देते एन प्लस एन हो गया।
अब विलायक के मोल प्रभाज, तो विलायक का n है तो यहाँ पर n लिख देंगे और डिवाइड बाई n प्लस n, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो गया, यानी कि x विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज n डिवाइड बाई n प्लस 1, और x विलायक का मोल प्रभाज अगर बात करते हैं तो n डिवाइड बाई n प्लस n हो जाएगा, क्योंकि विलायक क्या हो गया, एक कैपिटल n है तो n बाई n प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर नोट समझिएगा, x विलय और x क्या हो गया, विलायक हो गया। अब इसके मोल प्रभाज का योगफल, यानी कि विलय का हम निकाले तो n डिवाइड बाई n प्लस n, n डिवाइड बाई n प्लस n, स्मॉल n डिवाइड बाई n प्लस n, और प्लस का चिन्ह विलायक का तो कैपिटल n बाई n प्लस 1। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो n प्लस n का n प्लस n हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर इसका n और n प्लस n, इसको निकाले तो क्या हो गया, 1 हो गया। नोट पॉइंट्स में ये रखिएगा कि विलय और विलायक के मोल प्रभाज का जो योगफल होता है क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरे आप लोगों को कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि मोल प्रभाज होता है क्या, ये तो फंक्शंस पूरा आप लोग समझ गए कि बिलियन में विलय, अगर कोई भी बिलियन है उसमें विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए कि विलय और विलायक, विलय और विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि जितने इनके मोलों की संख्या n प्लस n, और इसके बिलियन में तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलय या विलायक के मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि ये जो n डिवाइड बाई n प्लस 1 और n बाई n प्लस 1, इसको विलय या विलायक के मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर समझिएगा कि a क्या है, विलय है, b क्या है, विलायक है, और ये क्या हो गया, बिलियन बन गया। अब हम लोग को पता है कि a विलय और b विलायक और बिलियन बन गया। तो हम लोग को पता होता है कि अगर हम लोग x विलय को x, तो यहाँ पर विलय को x a से और प्लस में विलायक को x b से, विलायक को क्या हो गया, x b कर दिए, इक्वल टू बिलियन जब मिलेगा तो आप लोग को अभी बताया कि इसका जब योगफल कराए तो कितना आता है, 1 आता है कि नहीं आता है। विलय प्लस विलायक का योगफल 1 आया, तो यहाँ पर योगफल क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब एक्स ए अगर निकालते हैं तो इक्वल टू 1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा प्लस में, और इधर एक्स बी क्या हो गया, माइनस में, 1 माइनस एक्स बी। अगर ये एक्स बी निकालते हैं इसका तो 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो ये आप लोगों को मोल प्रभाज होता है। यानी मोल प्रभाज ये समझ जाइएगा कि बिलियन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या, जितने मोलों की उसकी संख्या होती है, तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्रमशः विलय या विलायक को मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो मोल प्रभाज कंप्लीट किए। अब हम लोग चलते हैं संतृप्त विलयन और विलायता की ओर। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि क्या है संतृप्त विलयन, क्या है। यानी कि संतृप्त, नाम से ही हो रहा है कि संतृप्त, यानी कि संतृप्त विलयन क्या है, इनके बारे में हम लोग अब समझेंगे। तो यहाँ पर समझिए कि किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, यानी कहीं भी अगर निश्चित क्या है, टेम्परेचर आ जाए और प्रेशर आ जाए, यानी कि अगर मान के चलिए कि निश्चित ताप एवं दाब, यानी ताप टेम्परेचर जो गर्म करते हैं और दाब प्रेशर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि स्थिर हो। तो किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी जो विलायक है उसकी निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। एवं जो विलयन प्राप्त हो रहा है, जो विलयन बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि क्या है उसमें, निश्चित ताप एवं दाब पर मान के चलिए कि एक हम विलयन लेते हैं, ये एक कंटेनर यानी कि पात्र हम लोग लेते हैं। अब इस पात्र में बाबू समझिएगा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर फिलअप कर देंगे, यानी कि H2O कंसेप्ट समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, H2O यानी कि भर दिए। अब H2O क्या होता है, जल होता है, ये पता है। अब ये H2O जो जल होता है, यहाँ पर हम जल लिख देते हैं, H2O समझ में आ जाएगा। जो H2O जो होता है बाबू, H2O 100 ग्राम पानी में, यानी कि हम लोग क्या काम करते हैं कि जो पानी लेते हैं, यानी कि 100 मिलीलीटर पानी लेते हैं, यानी कि हम वाटर कितने ले लिए, पानी। तो पानी जो हम लोग 100 मिलीलीटर ले लिए, तो ये पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। ये आप लोग को पहली क्लास में आप लोग को बता दिए कि विलायक कौन होता है। तो ये क्या हो गया, विलायक हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा
H2O क्या हो गया, विलायक हो गया। अब इसी विलायक में हम लोग क्या काम करते हैं कि 50 ग्राम चीनी, यानी कि इसी में हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग चीनी डाल देते हैं। देखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, चीनी हम लोग डाल देते हैं 50 ग्राम। इसमें चीनी कितना है, 50 ग्राम। तो इसे गौड़ क्या हो जाएगा, नीचे चीनी हो गया 50 ग्राम। अब ये हम लोग समझिएगा कि जो 50 ग्राम चीनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलय। ये आप लोगों को पीछे भी आप लोग को हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन अब कह क्या रहा है कि किसी निश्चित ताप एवं दाब पर, यानी कि टेम्परेचर और दाब क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया है। विलायक की किसी निश्चित मात्रा में, यानी विलायक क्या है, 100 मिलीलीटर कितना है, पानी है, H2O है, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा को, यानी विलय क्या है बाबू, तो 50 ग्राम चीनी ये क्या हो गया, विलय हो गया। तो विलय की अधिकतम मात्रा को विलायता कहते हैं। यानी कि ये जो आप लोग को विलय की जो अधिकतम मात्रा, ये दोनों को घुलाए तो इसको विलायता कहते हैं। और एवं विलयन से जो प्राप्त होता है उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर मान के चलिए कि 100 ग्राम पानी विलायक में चीनी 50 ग्राम हम घुलाते हैं, और 50 ग्राम से अधिक चीनी नहीं घुलाना है, अधिकतम मात्रा कितना हो गया उसका, 50 ग्राम विलय की। तो यहाँ पर विलय की अधिकतम मात्रा क्या हो गया, 50 ग्राम से ज्यादा ना घुले। यानी कि हम लोग 50 ग्राम डाले तो पूर्णतः 50 ग्राम ही घुल जाए, यानी 60 ग्राम चीनी ना घुले। तो उसको हम लोग ना घुले तो उसको विलायता कहते हैं। यानी कि 50 ग्राम चीनी जितना घुलाता है, यानी कि जो पानी में जो चीनी 50 ग्राम जितना घुलाता है उसकी विलयता कहती है। और जो इस प्राप्त विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ पर भी लिखे कि जो चीनी जो विलय की अधिक मात्रा क्या है, घुली हुई है। जो चीनी है इस जो 100 ग्राम पानी में विलय की अधिकतम मात्रा, देखिए विलय की अधिकतम मात्रा, यानी कि विलय की अधिकतम मात्रा जो आप लोग को चीनी दिया गया है वो पूर्णतः रूप से क्या हो, घुली होती है। एवं विलयन जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त। और जो इस विलयन से जो प्राप्त होता है बाबू उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मान के चलिए कि एक और एग्जांपल्स लेते हैं कि पदार्थ ए कोई है, उसमें 34 ग्राम चीनी है, यानी 34 ग्राम चीनी, यानी विलय की मात्रा कितनी है, 34 ग्राम। तो अधिकतम घुला जाए कितना, चीनी, और 100 ml पानी लिए गए हैं। तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, और ये 34 ग्राम क्या हो गया, चीनी। तो इसको घोल रहे हैं, यानी अधिकतम कितना घुलेगा, 34 ग्राम। अब 34 ग्राम से अधिक नहीं घुलेगा। और इस तरह से जो प्राप्त विलयन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। तो विलायता क्या होगी, तो विलायता बराबर क्या होगी, 34 ग्राम क्या है, चीनी विलय। तो यहाँ पर 34 ग्राम विलय लिख देंगे। अगर विलायता की परिभाषा में लिखेंगे तो 34 ग्राम क्या हो गया वो विलय। अब ये 34 ग्राम जो विलय हुआ वो डिवाइड बाई 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर क्या है, विलायक है। तो यहाँ पर 100 मिलीलीटर क्या लिख देंगे, विलायक। यहाँ पर हो गया पानी, और गुणे क्या हो जाएगा 100। ये हो गया आप लोगों को विलायता की सूत्र हो गया। अब हम लोग चलेंगे विलायता क्या होती है, टेम्परेचर ठोस ठोस की विलायता क्या होती है, गैस गैस की विलायता क्या होती है, इनके बारे में। और उसके बाद हेनरी के नियम के बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग आते हैं विलयता की ओर। यानी कि पहले आप लोग को विलयता भी बता दिए, लेकिन अब विलयता की ओर हम लोग समझेंगे कि विलयता है क्या। तो सबसे पहले विलयता समझने के लिए दो आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि जो पानी क्या होता है, याद रखिएगा विलायक होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, पहले ही पार्ट 1 से ही आप लोग को समझा रहा हूं कि वाटर क्या होता है, विलायक। यानी कि विलायक का काम क्या करते हैं, घुलाने वाला पदार्थ क्या होता है, विलायक होता है। यानी कि अगर पानी में क्या, कौन पदार्थ, अगर चीनी और पानी लेते हैं तो कौन उसको घुलाता है, यानी कि घुलाने का काम कौन करता है, पानी करता है चीनी को। तो जो पानी हो गया वो क्या हो गया, विलायक, यानी घुलाने वाला पदार्थ क्या हो गया, विलायक। चीनी की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग विलय कहते हैं, क्योंकि ये घुलने वाला पदार्थ है। यानी कि ये क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। यानी घुलने वाला पदार्थ को हम लोग विलय बोलते हैं, और घुलाने वाला पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ये टॉपिक्स आप लोग को, ये कुछ कंसेप्ट आप लोग को माइंड्स में रखना है। पार्ट 1 में ही आप लोग को हम बता दिए। अब विलायता के बारे में समझेंगे कि विलायता क्या है। यहां पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ देता है
कि एक विलायक की निश्चित मात्रा, यानी कि एक कोई विलायक की क्या हो, निश्चित मात्रा हो, यानी कि विलायक का मतलब क्या हो गया, घुलाने वाला पदार्थ, यानी कि विलायक कहलाता है, यानी कि पानी यहाँ पर आ गया, यानी कि एक विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी कि कोनो भी पानी कोई निश्चित मात्रा ले लिए, यानी कि 100 मिलीलीटर ले लिए, जितना भी ले लिए, अब में घुली हुई किसी अवयव पदार्थ की, यानी कौन घुल रहा है, यानी घुलने का काम कौन कर रहा है, चीनी, तो वही बोल रहा है कि घुली हुई किसी अवयव पदार्थ की, यानी घुली हुई की बात कर रहा है, तो क्या हो गया, चीनी हो गया, यानी उसी में पानी में घुलेगा। अब यहाँ पर घुली हुई अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। यानी कि एक बार फिर से इस परिभाषा को बाबू समझिए कि एक विलायक की निश्चित मात्रा में, यानी कि विलायक क्या होगा, पानी की निश्चित मात्रा, यानी 100 मिलीलीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी लिए, तो इसकी क्या होगी, एक निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी अवयव पदार्थ की। अब 1 लीटर पानी में जो आप लोग का विलायक है उसमें घुली हुई कोई निश्चित मात्रा, यानी कि 500 ग्राम हम चीनी उसमें मिला दिए, तो पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। अब उस जो दोनों को घोल किए तो उसकी जो अधिकतम मात्रा है कि 500 ग्राम चीनी उसमें घुलेगा, एक लीटर में जितना घुलता है, तो उस मात्रा को क्या बोलते हैं, विलयता बोलते हैं। यानी विलयता का मतलब क्या हो गया, विलय पदार्थ की मात्रा, यानी विलय पदार्थ की मात्रा में क्या हो गया, चीनी, और डिवाइड बाई विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या हो गया, पानी, तो यहाँ पर विलायक की मात्रा क्या हो गया, पानी, यानी कि ये चीनी और इधर क्या हो गया, पानी, कोई भी चीज अगर सामग्री हो तो और गुणे 100, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलयता बोलते हैं। यहां तक आप लोग बाबू कंप्लीट हुआ। अब आते हैं विलयता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से, यानी कि अगर हम लोग विलयता की बात करते हैं तो सबसे पहले विलयता के बारे में बताएं कि अगर कोई भी चीज, अगर मान के चलिए कि चीनी हो गया और ये क्या हो गया, पानी हो गया, और इसकी जो आप लोग आपस में मिलाते हैं तो इसकी अधिकतम मात्रा क्या होती है, विलयता होती है। अभी बताएं कि ये दोनों को मिलाकर कराए और जो घुली हुई पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा होती है क्या होती है, विलयता होती है। तो ये चीनी और ये क्या हो गया, पानी, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। अभी आप लोग बताएं कि पानी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो विलायक, और चीनी को क्या बोलेंगे, विलय। अब यहाँ पर जो विलय जो है बाबू, जो चीनी है, इसकी अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या होती है, विलयता होती है। तो अब इसमें इस पदार्थ को अगर दोनों मिलाए तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो पहला क्या है, तापमान, दाब, और दूसरा द्रव गैस की प्रकृति। अब तापमान कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर समझिए कि ये पानी और चीनी ये है, अभी आप लोग को बताया कि चीनी और पानी ये विलय और विलयता, तो क्या हो गया, ये विलयता हो गया ये पूरे। तो पानी और बाबू चीनी को क्या किया, अगर इसको गर्म करते हैं, अगर इसको हीट देते हैं, इस पानी और चीनी को हीट देगा, पहले इसको हम लोग पानी और चीनी था तो इसको अगर मतलब कि घुलने में तो टाइम लगेगा, जल्दी तो घुलेगा नहीं, अधिक टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको हीट कर देते हैं, यानी कि इसको हम गर्म कर देते हैं, यानी ताप दे देते हैं, तब ये क्या होगा, अगर तापमान बढ़ने पर चीनी ज्यादा घुलेगा, यानी कि बहुत जल्दी घुल जाएगा। अगर इसमें हम लोग गर्म करते हैं, एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, चाय पत्ती और पानी और चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं और मिलाते हैं, तो अगर उसको मिलाते हैं तो अभी तो वो पूरा पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, लेकिन जब हीट अगर हम दे देते हैं, तापमान दे देते हैं, तो वो चाय क्या होता है, जल्दी बन जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर चीनी ज्यादा घुलेगा, यानी कि पहले के मुकाबले में अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो चीनी क्या हो जाएगा, ज्यादा घुल जाएगा। तो ये क्या होता है, विलयता तापमान पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर समझिए, दाब पर कम करता है। और इसके बाद द्रव और गैस की प्रकृति के बारे में, अगर स्प्राइट की बोतल खोलने पर गैस की आवाज आती है, यानी कि अगर मान के चलिए कि स्प्राइट की बोतल अगर गर्मियों के दिनों में बंद होता है तो उसमें क्या होता है, उसको खोलते हैं तो वे भी विलयन होता है। किस किस चीज का विलयन होता है, तो गैस और पानी का, उसमें पानी भी रहता है, चीनी भी रहता है विलयता में। और उसके अंदर जो गैस के खोलते हैं तो ये द्रव और गैस की प्रकृति पर भी इसकी निर्भर करता है कि उसको खोलेंगे, मैंने विलयता को, पानी और चीनी को मिश्रण को, तो खोलेंगे तो उसमें क्या होती है, गैस होती है। तो ये द्रव या गैस की प्रकृति पर भी क्या होती है, विलयता प्रभावित होती है। ठीक है, अब इसके हम लोग आते हैं तीसरे पर
कि दूसरे नंबर पर दाब की बात करते हैं। तो दाब बढ़ाने पर विलेयता ज्यादा बढ़ती है, अर्थात कोई पदार्थ ज्यादा घुलता है। अगर मान के चलिए कि इस विलियन में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे, प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर यानी कि दाब बढ़ा देते हैं, तब विलेयता ज्यादा बढ़ती है, अर्थात कोई पदार्थ ज्यादा घुलता है। और दाब कम करने पर कम घुलेगा। आ रहे समझ में? अब यहाँ पर नोट पॉइंट समझिएगा, जो भी हम नोट पॉइंट्स लिखवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो टेम्परेचर, जो ताप होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो विलेयता भी क्या होती है? बढ़ती है। विलेयता का मतलब भी बताए थे कि एक विलायक की निश्चित मात्रा में पदार्थ को, एक विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई किसी अवयव पदार्थ की उपस्थित मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ये तो आप लोग समझ गए। तो अगर हम लोग क्या काम करते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर मान के चलिए पानी चीनी है, तो इसमें अगर टेम्परेचर देते हैं, तो यहां पर टेम्परेचर देने पर कब? जब द्रव और ठोस पदार्थ मिले हो तब। याद ये रखना इसमें कि नोट यहां पर 2 है ना, कि अगर द्रव और ठोस पदार्थ मिले हो तब इसकी विलेयता क्या होती है। अब पूछिएगा कि द्रव और ठोस पदार्थ कौन कौन से होंगे, तो अब यहां पर समझिएगा। द्रव और ठोस पदार्थ अगर मिलाते हैं किसी विलेयता के अंदर, तो यहां पर समझिएगा बाबू कि ये अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, अब इसमें हम लोग द्रव के मिलाते हैं, तो मान के चलिए कि जल ही है द्रव, चाहे दूध भी मिला लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो H2O क्या हो गया? जल हो गया। अब ये जल क्या है? द्रव पदार्थ मिला लिए, और फिर इसी में ठोस पदार्थ मिलाते हैं, यानी कि अगर चीनी क्या होगा? सॉलिड अवस्था में होगा, तो ये सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में चीनी है। तो अब इसमें मिलाते हैं तब क्या होता है? तो अगर इसमें ताप देते हैं, अगर टेम्परेचर देते हैं, ये तो विलेयता बन गई, लेकिन अगर टेम्परेचर इसको देते तो इंक्रीज होगा, तो ताप अगर बढ़ेगा तो विलेयता भी बढ़ेगी, यानी बहुत जल्दी पदार्थ घुलेगा। घुलेगा कि नहीं घुलेगा? ताप देंगे। और अगर ताप कम करेंगे, ताप नहीं देंगे, तो विलेयता भी कम होगी, माने बहुत समय के बाद घुलेगा। अब आते हैं दाब, यहां पर ये समझ लीजिए। अब ये आते हैं ठोस पदार्थ पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखिएगा। कब? ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। द्रव में अगर ठोस पदार्थ घुला होगा तभी, यानी कि द्रव में चीनी घुला होगा तभी दाब पर, ठोस पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ये आप लोगों का ये ठोस पदार्थ है, अब इसको कितना भी प्रेशर देंगे, ताप देंगे, तो दाब देंगे, तो इस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चीनी पर कितना भी दाब देंगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो याद रखना है, ठोस पदार्थ पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, जब द्रव में ठोस पदार्थ होगा तब, यानी कि जब लिक्विड में क्या होगा? ठोस पदार्थ होगा तब। अब नोट 3 आते हैं, सारा नोट है, समझ लीजिएगा। द्रव में गैस पदार्थ कब घुलेगा? अगर मान के चलिए कि ये द्रव H2 है, और गैस पदार्थ में हम क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर लिखे भी है कि द्रव क्या हो गया? H2O, और ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन ले लेते हैं O2, इसको ऑक्सीजन हम लोग क्या बोलते हैं? अब समझिएगा, ताप बढ़ाते हैं, अगर द्रव में ऑक्सीजन O2 है, द्रव है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। H2O द्रव और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो अगर द्रव में अगर ताप बढ़ाते हैं, अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप, तो कब? अगर टेम्परेचर यानी कि ताप अगर बढ़ाते हैं तो कब ताप बढ़ाएंगे? अगर द्रव में कोई गैस पदार्थ घुलेगा, ऑक्सीजन हम घुला रहे हैं, अगर इसको ताप बढ़ाएंगे तो आप लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस के ऊपर क्या होगा? वाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए इसके ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी ऑक्सीजन जो मिला था वो बाहर निकल गया। उसी तरह दाब बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो अगर द्रव में गैस घुलाएंगे तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, और दाब बढ़ाने पर विलेयता कम हो जाती है। विलेयता का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ अगर उसके पूर्णतः रूप से, परिभाषा होता है कि निश्चित पदार्थ में घुल जाए, जैसे ठोस द्रव में पूर्णतः रूप से घुलता है, तो उसको हम लोग विलेयता के रूप में यहाँ पर करते हैं। तो ये आप लोग को कंप्लीट होता है पार्ट 2। अब इसके पार्ट 3 में हेनरी का नियम, वाष्प दाब का अनुगमन, राउट का नियम, ये पूरे पार्ट्स आप लोग को लेकर हम आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।